तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं गांव की, किसान की और उनके आर्थिक विकास की। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसे बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की तरफ से भी कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हमारे किसान प्रेरित हों और मोटे अनाज की खेती करें और साथ ही उपभोक्ता भी मोटे अनाज को अपने थाली में शामिल करें। तो आप भी अपनी तरफ से किस तरह के कदम उठा सकते हैं, कैसे इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रकृति की गोद में कई खजाने हैं। इसमें औषधि और अनाज ही नहीं, बल्कि कुछ भी बेवजह नहीं है। अगर पहचानने की नजर हो तो हर पौधे में कुछ न कुछ गुण छुपे हुए हैं। ऐसे ही अनाज का एक पूरा समुदाय है जो उपेक्षा का शिकार हो रहा है। वो है कद्दन, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी कद्दन उगाने के प्रमाण मिले हैं, जो ये बतलाते हैं कि हमारे पूर्वज इसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ कद्दन हमारे आहार से दूर होता गया। लेकिन एक बार फिर सरकार की पहल के बाद यही मोटा अनाज हमारे आहार का हिस्सा बनने जा रहा है। इसमें भारत सरकार बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2023 के रूप में सामने आएगी। मिलेट, जो जिन्हें हम मोटा अनाज कहते थे पुराने समय में, लेकिन राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के दौरान हमने इनकी रीब्रांडिंग करी है हमारी सरकार ने, जिन्हें न्यूट्री सीरियल के रूप में या पोषक अनाजों के रूप में हम जानते हैं। ये वो अनाज हैं जो कि आदिकाल से हमारे देश में प्रयोग में आ रहे थे, लेकिन विगत में 100 सालों के कालखंड में गेहूं और चावल के बहुतायत प्रयोग के कारण से ये ओझल हो गए हैं। लेकिन अभी अवस्थाएं इस तरह से बन रही हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है विश्व की, और जिस तरह कोई अगर आपदा अगर आती है, अभी हाल साल में ही एक छोटा सा युद्ध जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ, उसने मजबूर कर दिया पूरे विश्व को कि हम खाद्य सुरक्षा के बारे में अपना ध्यान पहुंचाएं। और आने वाले समय में जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है और उसके हिसाब से जैसे कि मौसम ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, किसी न किसी समय में जाके हमें खाद्य की सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर होना आवश्यक है। और भारत देश में ख़ास तौर से कुछ वर्षों में हम सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व भर की जनसंख्या का करीब करीब 20% हमारे देश के वासी हैं, हमारे नागरिक हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर हम देखते हैं तो केवल 2% से थोड़ी सी ही भूखंड का हम स्वामी हैं। तो इस परिस्थिति में भी हमें उन अनाजों की तरफ आगे बढ़ना होगा जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते कि उन्हें पानी मिले या बहुत ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता हो या बहुत अच्छे खेत खलिहान वगैरह की आवश्यकता हो। और ऐसे अन्नों की तरफ हमें अग्रसर होना पड़ेगा और उन्हें सामूहिक रूप से हम मिलेट, कद्दन, त्रिधान्य के नाम से जानते हैं। और इनमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, और इसके अलावा भी कुटकी, कगनी, झुंगोरा, ये अलग अलग किस्म के जो अन्न हैं वो सब आते हैं। और मोटे अनाज
के रूप से जिनको हम जानते थे, इनका अगर हम हेल्थ बेनिफिट वगैरह अगर हम देखें तो इससे बेहतर चीज़, क्योंकि अभी हम गेहूं और चावल के साथ हमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम और नाना प्रकार के सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम इन अनाजों की तरफ उन्मुख अगर हो जाते हैं तो ये हमें न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष या ये मिलेट का वर्ष जो 2023 में ये मनाया जा रहा है, हमारी सरकार की तरफ से भी विभिन्न विभागों की तरफ से इसके उन्मूलन की तरफ और इसके उत्थान की तरफ बहुत ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं। पोषण से भरे ये अनाज उगाने में भी बेहद आसान है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम है, जबकि हमारे पारंपरिक अनाजों के लिए कई शर्तों को पूरा करना होता है। इस तरह से देखा जाए तो कदन्न न सिर्फ पोषण व्यवस्था को सुचारू कर सकते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में बहुत सारे बहुआयामी किस्म के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे कि इसका प्रति लोगों का, कंज्यूमर्स का, उपभोक्ताओं का रुझान बढ़े। बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें शुरू किए जा रहे हैं क्योंकि रेडी टू ईट किस्म के खाने बहुत रोचक तरीके से, जिस तरह के भोजन या स्नैक्स वगैरह हमारी युवा पीढ़ी जिसको पसंद करती है, वो बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं और इसका फ़ायदा अंततोगत्वा जो है हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है, क्योंकि ये अनाजों के प्रति जो कि कम फर्टाइल लैंड है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म की तकनीक वगैरह नहीं पहुंचाई जा सकती है, उस तरह की ज़मीन में भी इनकी पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है। और ये खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई नई तकनीक से इनके अंदर वैल्यू एडिशन का जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय काम हो रहा है। दिल्ली हाट में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृषि मंत्रालय, हैदराबाद ICAR का इंस्टीट्यूट और होटल प्रबंध संस्थान मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगने वाले अलग अलग स्टॉल्स कदन्न के बारे में और उनसे बनने वाले उत्पादों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा मिलेट्स फूड स्टॉल्स, मिलेट से बने बेकरी उत्पाद, मिलेट से बने विदेशी व्यंजन, कुकरी शो, स्लोगन प्रतियोगिता, आहार विशेषज्ञों की राय भी शामिल होगी। भारत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का ICAR का एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हमारे साथ मिलके होटल प्रबंध संस्थान, केटरिंग और पोषाहार संस्थान जो हमारा पूसा में है, और एक शेफ़ लोगों की जो संस्था है IFCA, इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से एक 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली हाट INA मार्केट में किया जा रहा है, जिसमें माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने भी अपनी सहभागिता शुरू करी है। वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे और इसमें हम अलग अलग स्टॉल के मार्फत से बहुत सारी जानकारी हम लोग इसमें साझा करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप जो उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, जो काफ़ी इसमें कामयाब हो चुके हैं, वो आके अपने अनुभव साझा करेंगे नए लोगों के साथ, उनको उत्प्रेरित कर सकें इसके प्रति प्रसंस्करण में अपना योगदान देने के लिए। और इसी के साथ गृहिणी और आम जनता के लिए भी बड़े बड़े नामी गिरामी शेफ़ लोग, इनसे नई किस्म की व्यंजन कैसे बनाए जा सकते हैं, देश विदेश के व्यंजन, उसको बनाने की भी विधियां बताई जाएंगी। और इसके अलावा हमारे संस्थान की तरफ से सिर्फ मिलेट से बनाए हुए बेकरी के उत्पाद और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी उत्पाद जो कि चाइनीज़ हैं या मैक्सिकन हैं या अरेबिक हैं, वो सब भी बिल्कुल उचित मूल्य में, हालांकि 5 स्टार होटल्स में इनका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है, लेकिन वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। लेकिन उस प्रकार के व्यंजन लोगों को बिल्कुल कम मूल्य में, या जो हम मिडिल क्लास के लोग जिसको अफोर्ड कर सकें, उन मूल्यों में चखने का और अपने व्यवहार में लाने का हमें मौका मिलेगा। 29, 30 और 31 को दिल्ली हाट में सुबह 12 बजे पूर्वाह्न से लेके 10 बजे तक, रात तक ये कार्यक्रम जारी चलेगा। और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ भी साझी की जाएंगी। क्विज़ कंपटीशन भी होगा ऑन द स्पॉट, छोटे छोटे अवार्ड्स वगैरह भी बच्चे युवाओं को उपलब्ध होंगे। क्विज़ में आप अगर सही जवाब दे सकते हैं,
गन्ने के बारे में, मिलेट्स के बारे में, तो तुरंत उसी समय पे आपको पारितोषिक भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कई मजा आएगा, देखते रहें गांव किसान। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। क्या है मुद्रा लोन योजना? कौन कौन से कारोबार को मिल सकता है ये लोन? किस तरह करें लोन के लिए आवेदन? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 30 जुलाई रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम अपने पशुपालकों को ऐसी जानकारियां देते हैं ताकि पशुपालन उनके लिए लाभकारी साबित हो सके। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसे मुर्रा भैंस हमारे किसानों की और साथ ही पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में और बेहतरी कर सकती है। ये एक बहुत अच्छी नस्ल है और अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दूध हमारे आहार का खास हिस्सा है, फिर चाहे वो गाय का हो या फिर भैंस का। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शारीरिक विकास में सहायक है, इसीलिए हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। एक अनुमान के हिसाब से देश का 60% दूध भैंसों से मिलता है, वहीं 40% गाय समेत अन्य पशुओं से प्राप्त होता है। भैंस की सबसे खास बात ये है कि ये कम गुणवत्ता वाले चारे या घास को ज्यादा गुणवत्ता वाले पशु उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है, इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। वहीं मांस के क्षेत्र में भी इनका चुनाव मुनाफे का सौदा है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है उम्दा नस्ल का चुनाव करना। वैसे तो हमारे देश में भैंस की करीब 16 नस्लें पंजीकृत है, लेकिन इनमें सबसे ऊपर है मुर्रा भैंस। क्या है इसकी खूबियां, आइए जानते हैं। मुर्रा सबसे अच्छी भैंस की दुधारू नस्ल मानी जाती है। एक दिन में करीब 12 लीटर तक दूध दे सकती है। इसका गृह क्षेत्र हरियाणा के रोहतक, हिसार, जिंद व करनाल जिले हैं। अब ये दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में पाली जाने लगी है। शरीर का रंग काला, छोटे मुड़े हुए सींग, खुर व पूंछ के निचले हिस्से में सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इसके सिर का आकार छोटा होता है। इसके दूध में करीब 7% वसा पाई जाती है। वहीं इस भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। वहीं हरियाणा सरकार इस नस्ल के संरक्षण के लिए खास मुहिम में प्रयासरत है। चूँकि हरियाणा राज्य इसका मूल स्थान है, इसलिए यहाँ इसे काला सोना का नाम दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के पशुपालकों को उत्तम मुर्राह दुधारू भैंस पालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
सरकार के इस प्रयास में पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे इसके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। वहीं संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा, इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चौकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। वहीं गाभिन पशुओं के लिए 1 किलो अतिरिक्त आहार दे। कटों के सही विकास के लिए दूध की पर्याप्त मात्रा दे। पशु के आहार के साथ ही 2 और अहम बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहला, आवास। पशु का आवास ऐसा हो जो उसे हर मौसम में सुरक्षा दे सके। साथ ही पशु को भारी बारिश, तेज धूप और ठंड से सुरक्षा दे सके। साथ ही पशु के शेड में साफ हवा का आवागमन बना रहे। पीने के पानी की सही व्यवस्था हो। पशुओं की संख्या के हिसाब से बाड़े में पर्याप्त जगह हो, जिससे पशु आसानी से भोजन कर सके। इसके अलावा गोबर व मूत्र निकासी का भी उत्तम प्रबंध हो। इसके बाद बात कर लेते हैं पशु के स्वास्थ्य की। इसके लिए पशुओं में फैलने वाले घातक रोगों जैसे मुंह पका, खुरपका, गलघोटू, ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी टीके लगवाएं। ये टीके सरकार की ओर से मुफ्त लगाए जाते हैं। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर पशुओं के निःशुल्क इलाज के लिए पशु चिकित्सालय भी बनाए गए हैं। इन संस्थाओं में समय समय पर बांझपन निवारण शिविरों व कृमिनाशक दवा वितरण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। मुर्रा भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए सरकार भी सहायता प्रदान कर रही है। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इनका लाभ लेकर और जरूरी बातों का ध्यान रखकर पशुपालक बेहतर लाभ कमा सकते हैं। तो ये थे मुर्रा भैंस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो गया है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और साथ ही माह को देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका हमारे पशुपालक ध्यान रखें। आइए जानते हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसीलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान, छोटा सा ब्रेक। पशुपालकों का एक बड़ा सवाल, बीमार पशु की कैसे करें देखभाल? कौन बताएगा क्या है बीमारी? कहां जाएं? कहां करें संपर्क? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है इनका जवाब। देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। बागबान की रसोई में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बेहतरीन सफर पर जो होगा फसलों के खेतों से लेकर बाजार से होते हुए हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचने का। साथ ही उन ऐतिहासिक स्थलों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखना मत भूलिए बागबान की रसोई हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान में हम आपको ऐसे किसानों की कहानी दिखाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़कर कुछ नया किया है और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा साबित हो रहे हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने मनोबल का परिचय दिया और तमाम चुनौतियों के सामने ना झुकते हुए कामयाबी को चूमा। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कामयाब किसान की कहानी। भारत की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी की तलाश में नहीं भटक रही, बल्कि ऐसे कदम उठा रही है जिससे और युवाओं को अपने कारवां में शामिल कर सके। युवाओं की आधुनिक सोच अब नया भारत गढ़ रहा है, जिसमें उनके छोटे छोटे प्रयास देश को और सशक्त बना रहे हैं। हमारे आज के युवा उद्यमी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले असीम सिंह रावत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर करीब 15 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वो भारतीय गौवंश को संरक्षण दे रहे हैं और गाय के दूध व गोबर से कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। इस समय उनके पास करीब 1000 गायें हैं, जिनमें ऐसी गायें भी शामिल है जो दूध देने में सक्षम नहीं है, लेकिन असीम उन गायों की भी सेवा कर रहे हैं। बाय एजुकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लगभग 15 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और उसके बाद मैंने हेता स्टार्ट करी 2 गायों से, 2 लोगों से ये जर्नी स्टार्ट हुई और अब 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं, 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं। 1000 के आसपास भारतीय गौवंश है और लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग इस समय बना रहे हैं। देसी गाय के दूध से, गौमूत्र से, गोबर से। संस्था का मिशन ये है कि 1000 गौवंश, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, मिल्किंग काउस भी हैं, ये सभी को हम अच्छे से पाल सकें एंड टू एंड विदाउट एनी डोनेशंस। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए, प्रोडक्ट्स को अच्छे से पैकेज करिए, उनकी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और उनको वर्ल्ड वाइड सेल करिए। प्रोडक्ट्स में हम लोग बेसिकली दूध से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दूध एक मेन चीज़ है, उसमें खोया हो गया, पनीर हो गया, आपके लड्डू हो गए, घी हो गया, आपका मक्खन हो गया। फिर गौमूत्र पे आ जाते हैं। तो गौमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट संस्था बनाती है। इसमें बहुत तरह के अर्क हो गए। ये ध्यान रखना है कि गौमूत्र से जब भी आप प्रोडक्ट्स बनाएं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन है और मेडिसिन को मेडिसिन के तरह ही यूज़ किया जाना चाहिए। अर्क के अलावा पंचगव्य बहुत सारी मेडिसिन बनाती हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए। ये भी आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं, पंचगव्य से डिराइव्ड हैं। जो भी काउ रिलेटेड चीज़ें हैं वो संस्था बनाती है। गोबर से भी लगभग 10 से 15 उत्पाद संस्था बनाती है, जैसे मूर्तियाँ हो गई, उपले हो गए, जीवामृत हो गया। गौआधारित कृषि भी हम लोग करते हैं हेता नंदीशाला बुलंदशहर में। वहाँ पर 5-6 तरह के मिलेट्स उगा लेते हैं, राइस है, वीट है, लकड़ी बना लेते हैं, गोबर की उपले बना लेते हैं। और हेता उत्तराखंड में हम लोग बद्री गायों पे काम करते हैं, वहाँ पर भी पंचगव्य कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और बद्री गाय का घी, छाछ ये आदि भी वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ओवरऑल 3 लोकेशंस हैं संस्था की इस समय। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ आपको 2022 में हेता गाजियाबाद है,
हेता उत्तराखंड है, हेता बुलंदशहर है जी। मात्र 2 लोगों से शुरू की गई उनकी ये कंपनी आज 80 लोगों के पार तक पहुंच गई है। वो बताते हैं कि गायों को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां थी वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत की गाय इतनी निर्बल नहीं हो सकती है जो पशुपालक को मुनाफा ना दिला सके, बल्कि भारतीय गौवंश अपने साथ पशुपालक के पूरे परिवार का पोषण करने में सक्षम होती है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए असीम ने अपना हेता डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें ज्यादातर वे गायें हैं जो दूध देने में सक्षम नहीं है। लेकिन असीम मुनाफे के लिए गौ पालन नहीं करते, बल्कि गौवंश की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उनके यहाँ दूध, गोबर व गौमूत्र से करीब 100 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उनके प्लांट में बनने वाले उत्पाद पर्यावरण के हिसाब से भी बेहतर है और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी। इस समय वो अलग अलग नस्ल की गाय का दूध, नस्ल के हिसाब से कई तरह का घी, पनीर, खोया, मक्खन, च्यवनप्राश, शहद, दलिया, आटा, बासमती चावल, पंचगव्य से बनी दवाएं, हेयर ऑयल, गोबर से बने कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। उनके ये उत्पाद ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। इसके लिए असीम सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। असीम के स्टार्टअप की एक और अच्छी बात है और वो ये है कि वो फार्म में पल रही नंदियों पर भी खास ध्यान देते हैं, जिनके लिए असीम ने हेता नंदीशाला खोल रखी है। असीम अपने पशुओं को देने वाला चारा भी खुद ही उगाते हैं, जिसमें मोटे अनाज भी शामिल है। असीम के ये प्रयास उन युवाओं के लिए बेहतर उदाहरण है जो कृषि और पशुपालन को कम आंकते हैं और शहरों का रुख करते हैं। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करना है और जुड़ जाए DD किसान के YouTube चैनल से। फिलहाल दीजिए इजाजत। गाँव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।